नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, प्रातः वंदन। स्वागत है आप सभी का प्रोफेसर अड्डा पर। एक बार आप सब लोग जुड़ जाइए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी मुझे बिल्कुल ठीक प्रकार से सुन पा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जुड़ जाइए एक बार और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी मुझे बिल्कुल ठीक प्रकार से सुन पा रहे हैं। कल जो ये क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन आज हम लोग इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल जुड़िएगा आप सब लोग और सेशन की शुरुआत करेंगे। आज मैं आप सबको कुछ बातें बिल्कुल क्लियरली बता दूं कि ये जो क्लास है, आज की जो क्लास है, इसमें मैंने दो बैच को इन्वॉल्व किया। एक साथ दो बैच की क्लास है। पहली तो ऐसे स्टूडेंट के लिए जो पेपर वन के अंतर्गत है। पेपर वन के अंतर्गत जो विद्यार्थी हैं, पेपर वन की यूनिट नंबर 10 की एक क्लास है। और साथ ही साथ ऐसे विद्यार्थी जिनका पेपर टू है, पेपर टू एजुकेशन है, पेपर टू एजुकेशन के विद्यार्थियों की भी क्लास है। ठीक है, तो ये दो क्लास एक साथ चल रही है क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो जहां तक सिलेबस सिमिलर है वहां तक क्लास साथ में चलेगी। पेपर वन की यूनिट नंबर 10 और पेपर टू एजुकेशन की यूनिट नंबर 2, ऐसा आपको टाइटल पे भी लिखा हुआ मिलेगा, जिससे आपको समझने में कठिनाई ना हो कि क्लास जो है एक साथ दो दो बैचेस को टारगेट कर रही है, क्योंकि सब में आपको उस विषय वस्तु को पढ़ना पड़ता है। इस वजह से हमने ये टारगेट किया है कि एक साथ हम दो कोर्सेज को यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करना है। ठीक है, आई डोंट थिंक इसमें किसी कोई समस्या होगी, क्योंकि बिल्कुल क्लियरली लिखा गया है कि पेपर वन की यूनिट 10 और एजुकेशन की यूनिट 2 हम लोग आज जो बात करने वाले हैं उसके अंतर्गत हमारी चर्चा का जो बिंदु होगा, किसमें बात करेंगे? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। आप समझते हैं कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का मतलब होता है, आज हम लोग राधा कृष्णन आयोग के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, यहीं से शुरुआत करेंगे हम। पेपर टू एजुकेशन की शुरुआत यहीं से कर रहे हैं। पेपर टू एजुकेशन की शुरुआत यूनिट नंबर 2 के साथ कर रहे हैं और यूनिट नंबर 2 में भी हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के साथ कर रहे हैं। ठीक है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा। बिल्कुल इत्मीनान से हम लोग देखेंगे, एक एक बिंदु को समझने का कार्य करेंगे। जहां पे आपको कठिनाई परेशानी होगी आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो है ये 1948 में 1948 में गठित किया गया और 1998 में इन्होंने अपनी क्या की, रिपोर्ट सबमिट की। तो हम पढ़ते हैं कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 में पढ़ने का काम करते हैं। क्या पढ़ते हैं? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 और 49 में पढ़ने का काम करते हैं। बेसिकली इसी के विषय में बात करेंगे। अच्छा, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो है, या इसके गठन की जरूरत हमें क्यों पड़ी या किन परिस्थितियों में इसका गठन हुआ, एक बार इसके विषय में बात करना जरूरी है कि अगर किन परिस्थितियों में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। आप सबको थोड़ा सा इतिहास रिकॉल कराऊं मैं, तो आपको पता होगा कि 1910 के अंतिम दिनों में, 1911 के जब अंतिम दिनों में जहाज पंचम का भारत आगमन होता है और 6 फरवरी 1912 को जब जहाज पंचम का संबोधन होता है दिल्ली दरबार में, तो आप सबको याद होगा कि उसने कहा कि हम ये चाहते हैं कि भारत में विद्यालयों का एक प्रकार से जाल बिछा दिया जाए। ऐसा उसने कहा कि एक प्रकार से विश्वविद्यालयों का जाल भारत में बिछा दिया जाए, शिक्षण संस्थानों का जाल भारत में बिछा दिया जाए। क्योंकि उसका ऐसा कहना था, तो उसकी बात को ध्यान में रख करके और लगातार शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। तो 1948 आते आते ये तो देखा गया कि भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों का विकास हुआ, मात्रात्मक विकास हुआ, लेकिन उनमें कहीं से भी उनमें गुणात्मक परिवर्तन नहीं हुआ। यानी कि 1948 तक आते आते जो शिक्षण संस्थान थे ना, उनमें केवल शिक्षण संस्थानों की मात्रा थी, संख्या केवल विद्यार्थी थी, उनमें कहीं से भी क्वालिटी एजुकेशन नहीं थी, गुणवत्ता उसमें नहीं थी। तो उस समय पे केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड हुआ करता था। तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने क्या किया, सुझाव दिया। ठीक है,
एक सुझाव क्या दिया कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए एक आयोग का गठन किया जाना चाहिए। इन्होंने क्या कहा कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए आयोग का गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, देखो देश जब आजाद हुआ ना, तो देश आजाद होने के बाद जब विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान का, तो उसमें भारत के पास कुल मिलाकर के 19 विश्वविद्यालय रह गए थे। कितनी? 19 यूनिवर्सिटीज रह गई थी देश के विभाजन के समय। बाद में 14 और विश्वविद्यालय बने, लेकिन जब देश का विभाजन हुआ तो उस समय केवल और केवल 19 विश्वविद्यालय अपने पास रह गए थे। हुआ क्या कि शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए मैंने आपको बताया कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने भारत सरकार को एक आयोग गठित करने का सुझाव दिया। क्या किया? एक आयोग गठित करने का सुझाव दिया, जो कि विशेष तौर पे उच्च शिक्षा या बाकी अन्य जो शिक्षा है उनको लेकर के अपना सुझाव प्रस्तुत करेगी। आयोग का जो अध्यक्ष बनाया गया वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बनाया। किसको बनाया गया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। याद रखेंगे इस बात को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अच्छा, अभी आप समझिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, चाहे हम पीजीटी एजुकेशन से जा रहे हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहे हो या फिर एमजीसी नेट की बात कर रहे हो, किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा इस पे आप फोकस कीजिएगा। हमने कहा कि राधाकृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो बना 1948 में, इसका अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब देखिए, एक परिपाटी पहले से ही रही है। परिपाटी ये रही है, मेरी बात को समझिएगा, परिपाटी ये रही है कि जो भी आयोग का अध्यक्ष होता है ना, उस आयोग के अध्यक्ष के नाम पर, आयोग के अध्यक्ष के नाम पर उस आयोग को भी जाना जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूं, अगर मैकाले से स्टार्ट करूं, तो मैकाले ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया उसको मैकाले मिनट्स के नाम से जाना जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है आपको। मैकाले ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया मैकाले मिनट्स के नाम से जाना जाता है। इसके बाद टॉमसन ने भारतीय शिक्षा को लेकर योजना प्रस्तुत की। टॉमसन ने भारतीय शिक्षा को लेकर के जो योजना प्रस्तुत की उसको हम टॉमसन योजना के नाम से जानते हैं। चार्ल्स वुड ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की उसको हम वुड डिस्पैच के नाम से जानते हैं। ऐसे आप समझिए कि चार्ल्स वुड ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की भारतीय शिक्षा को लेकर के, उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम वुड डिस्पैच के नाम से जानते हैं। उसको हम वुड डिस्पैच के नाम से जानते हैं। फिर देखिए, इसके बाद विलियम हंटर को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। तो विलियम हंटर को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया तो हम किस नाम से जानते हैं? हंटर आयोग के नाम से जानते हैं। फिर देखिए, थॉमस रेलवे को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया तो हम उसको किस नाम से जानते हैं? रेले आयोग के नाम से जानते हैं। फिर देखिए, माइकल सैडलर को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया तो उसको हम लोग सैडलर आयोग के नाम से जानते हैं। फिर फिलिप हर्टाग को आयोग का या समिति का अध्यक्ष बनाया गया तो उसको हम हर्टाग समिति कहते हैं। ऐसे ही 1944 में जॉन सार्जेंट को एक योजना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया तो उसको हम सार्जेंट योजना कहते हैं। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि अगर आप शिक्षा का इतिहास देखेंगे और उसमें ढेर सारे कमीशन को पढ़ेंगे या समिति को पढ़ेंगे, तो चाहे समितियों की बात की जाए या आयोगों की बात की जाए, जो भी उनके अध्यक्ष रहे उन्हीं के नाम पर उस आयोग को जाना जाता है। तो यहाँ बेसिकली इसका नाम क्या है? इसका नाम तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है। क्या नाम है? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग इसका नाम है। पर इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसी वजह से इसका एक और नाम है, उसको हम क्या बोलते हैं? राधा कृष्णन आयोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राधा कृष्णन आयोग बोलते हैं। और मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये बात मैं कहता हूँ बहुत फेमस क्वेश्चन ये है कि आपको एक तरफ आयोग देता है और दूसरी तरफ आयोग के जो उपनाम है एक प्रकार से, या हम कह लें जो उसके सब्स्टिट्यूट नाम है, इनसे मैचिंग करने के लिए लिस्ट ए लिस्ट बी आपको दे दिया जाता है। ये आप सब जानते हैं कि लिस्ट ए और लिस्ट बी में आपको मिलान करने के लिए आता है। तो लिस्ट ए लिस्ट बी में जब मिलान करने के लिए आया तो ना केवल मुख्य नाम जो है, इसके साथ जो सेकेंडरी एक प्रकार से नाम होता है
या जो सब्स्टिट्यूट नाम होता है वो भी आपके लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। अब एक चीज और समझिएगा, जहां तक राधा कृष्ण आयोग की बात की जाए तो इसके विषय में नोट कीजिएगा कि ये स्वतंत्र भारत का, ये क्या है, स्वतंत्र भारत का पहला, स्वतंत्र भारत का पहला आयोग है जो कि शिक्षा से संबंधित था। स्वतंत्र भारत का पहला आयोग है जो कि शिक्षा से क्या था, संबंधित है। ठीक है, बाकी आयोग तो बहुत सारे बनेंगे, भी उन सभी आयोगों के विषय में बात करूंगा, लेकिन आज की चर्चा में मैं केवल राधा कृष्ण आयोग की बात कर रहा हूँ या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की बात कर रहा हूँ। तो राधा कृष्ण आयोग जो स्वतंत्र भारत का पहला आयोग था, ठीक है। अच्छा, इसका गठन किस वजह से किया गया था? तो इसका जो गठन किया गया था वो उच्च शिक्षा के लिए किया गया। क्या? उच्च शिक्षा को ध्यान में रख करके, उच्च शिक्षा का मतलब विश्वविद्यालय शिक्षा को ध्यान में रख करके इसका गठन किया गया था। या यूं आप कह लीजिए कि इसका जो गठन किया गया तो विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए किया गया था। और इसने जो रिपोर्ट सबमिट किया वो, अभी आप देखेंगे कि सभी स्तर की शिक्षा को लेकर के रिपोर्ट सबमिट किया। अब विजय श्री कह रहे सर अध्यक्ष चेंज भी होते थे क्या? अध्यक्ष चेंज नहीं होते थे, जिनकी अध्यक्षता में एक बार रिपोर्ट देने के लिए कहा गया तो वो कमेटी, वो कमीशन जो है वो अपनी रिपोर्ट को सबमिट करता था। रेयर केसेस में ही आपको आयोग के अध्यक्ष जो है वो बदलते हुए दिखेंगे, लेकिन जैसे अलग अलग आयोग बनेगा तो भाई उसके आयोग के अध्यक्ष भी तो अलग अलग होंगे ना। जब कई सारे आयोग बनेंगे तो उसके अध्यक्ष भी तो कई सारे होंगे। खैर, इतनी बात समझ गए। अच्छा, अगर आप पीजीटी एग्जाम या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने जा रहे हैं एजुकेशन सब्जेक्ट, सही, तो फिर वहां उसके लिए ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर इस आयोग का गठन कब किया गया। और आप सभी जानते हैं कि चाहे आप यूजीसी नेट कर लें या जेआरएफ कर लें या पीएचडी कर रहे हो या पीएचडी कर लें, आपका ड्रीम क्या है? एक्चुअल में आपका ड्रीम है असिस्टेंट प्रोफेसर। एक्चुअल में आपका ड्रीम क्या है? आपका ड्रीम होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर। आखिर आप नेट करके करेंगे क्या? जैसे आप मान लीजिए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो यूजीसी की नेट के बाद आप करेंगे क्या? जेआरएफ के बाद आप करेंगे क्या? जेआरएफ के बाद आप कहेंगे सर पीएचडी करने जाएंगे, ठीक है, पर पीएचडी करने के बाद आप करेंगे क्या? बैक टू असिस्टेंट प्रोफेसर। आपको आना असिस्टेंट प्रोफेसर पे ही है, तो क्यों ना हम उसी को अभी से जहन में लेकर चलें कि हमारे पढ़ने के पीछे का मोटिव क्या, असिस्टेंट प्रोफेसर। आपका सब्जेक्ट कुछ भी है, पेपर 1 के जो विद्यार्थी उनका सब्जेक्ट कुछ भी हो, इट डजंट मैटर। मैटर ये करता है कि नेट जेआरएफ करके आप जाएंगे कहाँ। तो नेट जेआरएफ करके आप फाइनली जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की ओर। और ऐसे ही एजुकेशन वाले हमारे जो विद्यार्थी हैं तो नेट जेआरएफ के वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की ओर आएंगे। तो जब असिस्टेंट प्रोफेसर की ओर आ पाएंगे तो वहां जरूरी ये हो जाता है कि आपसे फैक्ट में आपसे ये पूछा जाएगा कि राधा कृष्ण आयोग का गठन कब किया गया था, तो आप बताएंगे 4 नवंबर 1948 को। कब किया गया? 4 नवंबर 1948 को इसका क्या किया गया? गठन किया गया। 4 नवंबर 1948 को इसका गठन किया गया। और ध्यान रखेंगे कि इन्होंने क्या किया, अपनी रिपोर्ट जो इनका जो प्रतिवेदन है उसके विषय में आपको बता दूं, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 25 अगस्त 1949 को। कब प्रस्तुत किया? 25 अगस्त 25 अगस्त 1949 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। पच्चीस अगस्त 1949 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। और जो रिपोर्ट सबमिट किया वो 747 पेजेस की थी। मतलब एक व्यापक रिपोर्ट 747 पेजेस की इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या कर दी? सौंप दी। ये तो फैक्ट की बात थी। किसकी बात थी? ये फैक्ट की बात थी। कई बार क्या होता है कि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसमें इसमें जो अध्यक्ष थे या बाकी जो सदस्य थे उनके विषय में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। तो एक बार मैं क्लियर कर दूं कि इसमें जो भी मेंबर शामिल थे ना, उसमें जो आपके अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसके साथ साथ इसमें कुल 10 प्रेसिडेंट को लेकर के कुल मिलाकर 10 मेंबर थे। कितने सदस्य थे? इसमें प्रेसिडेंट को लेकर के कुल मिलाकर कितने सदस्य थे? 10 सदस्य थे, आप याद रखिएगा, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट तो मैंने आपको बताया कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ये इसके साथ साथ डॉक्टर ताराचंद, डॉक्टर जेम्स एफ डफ, जाकिर हुसैन, आर्थर ई मॉर्गन, ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, मेघना शाह,
कर्ण नारायण बल और डॉक्टर जॉन जी टिगरेट। इसके साथ साथ श्री निर्मल कुमार सिद्धांत। ये कुल मिलाकर 10 लोग इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जो कमीशन था वो ये था कि इसके जो प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इन्हीं के नाम के आधार पर इसको हम क्या बोलते हैं, राधाकृष्ण एंड 9 अदर मेंबर। टोटली इसमें कुल मिलाकर 10 सदस्य थे। अब प्रश्न ये उठता है कि आयोग का उद्देश्य क्या था या फिर इसको कार्यक्षेत्र क्या दिया गया। राधाकृष्ण आयोग के उद्देश्य या कार्यक्षेत्र, हेडिंग डालेंगे राधाकृष्ण आयोग के उद्देश्य। राधाकृष्ण आयोग के उद्देश्य क्या थे। तो इनका जो उद्देश्य था मैंने पहले आपको बताया कि जो बेसिकली हायर एजुकेशन के लिए गठित किए गए थे। तो इनका ये काम था कि तत्कालीन भारतीय विश्वविद्यालय जो है उनका अध्ययन करना और उनकी कमियों को पता लगाना। तो लिख लीजिएगा कि तत्कालीन भारतीय विश्वविद्यालयों का अध्ययन भारतीय विश्वविद्यालयों का अध्ययन एवं कमियों का पता लगाना। ठीक है, तत्कालीन भारतीय विश्वविद्यालयों का अध्ययन एवं कमियों का पता लगाना। इसके साथ साथ प्रशासन और वित्त के संदर्भ में सुझाव देने का दायित्व भी इनको दिया गया था। प्रशासन एवं वित्त संबंधी सुझाव। प्रशासन की समस्या कहां से आ रही थी। आपने देखा होगा कि 1902 में जो रेले आयोग बनाया गया था उसने विश्वविद्यालयों में सीनेट के सदस्यों की संख्या को सीमित करने का सुझाव दिया और अलग अलग प्रकार के सुझाव दिए थे। तो वो सुझाव इनसे मांगेंगे कि आपको क्या लगता है कि भाई प्रशासन और वित्त कैसे होना चाहिए विश्वविद्यालयों का। अगली बात ये थी कि इनसे उच्च शिक्षा के पुनर्गठन के संदर्भ में सुझाव मांगा गया। उच्च शिक्षा के पुनर्गठन के संदर्भ में पुनर्गठन के संबंध में सुझाव। ठीक है, अगली बात ये थी कि इनको उच्च शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करने थे कि आखिर हायर एजुकेशन क्यों दिया जा रहा है। उच्च शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करने। देखिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप अपनी संस्था, आप अपने अध्यापक के प्रति फेथ रखें। आप कई लोगों को आपने सुना होगा कि अगर आपको फेथ है तो पत्थर में भी ईश्वर है, और अगर आपको फेथ नहीं है तो मनुष्य में भी आपको कुछ ना कुछ कमी दिखाई पड़ जाएगी। वैसे ही जब आप एक संस्था, एक अध्यापक के साथ शुरुआत करते हैं ना, तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फेथ फॉर योर टीचर एंड फेथ फॉर योर इंस्टीट्यूशन। और मैं आपको अंधा विश्वास करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, या प्रोफेसर अड्डा आपको अंधा विश्वास करने के लिए नहीं कहती। आपकी संस्था प्रोफेसर अड्डा जो भी हमने अचीव किया है, वट एवर वी अचीव, हम उसके बिहाफ पे आपसे कहते हैं और उसका प्रमाण भी हमने उपलब्ध कराया है। ऐसा नहीं कि हम केवल बातों से कह रहे हैं, हमने जिन चीजों को डन किया है, पीछे जाकर हमने पूरा किया है, उन्हीं के बिहाफ पे हम फ्यूचर के लिए कमिटमेंट करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि प्रोफेसर अड्डा का वास्तव में परफॉर्मेंस है या हम केवल कह रहे हैं, तो जो विद्यार्थी पहले पढ़ चुके उनको तो एक्सपीरियंस सही है, लेकिन बाकियों के लिए हमने अपने यूट्यूब चैनल पर रिकॉर्ड की वीडियो उपलब्ध करा दी है कि देखिए किस प्रकार से हम काम करते हैं और कैसे वो चीजें हमें एग्जाम में मिलती है। ठीक है, तो जहां विश्वास है वहीं पे आपकी नैया पार होने के लिए आत्मबल भी आपको मिलेगा, और जहां विश्वास की कमी होगी वहां पर बाकी और भी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले आप ये चीज बनाइए अपने संस्था के प्रति, अपने एजुकेटर के प्रति। और ये हवा में नहीं कह रहा मैं, जो आपके पास बेसिक्स हैं उसके आधार पर विश्वास करने के लिए कह रहा हूँ। हाँ, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ कि हमारे पास लैक ऑफ रिसोर्सेज है, बट फिर भी कंटेंट के मामले में हम कमजोर नहीं है। आप मुझे देख करके नहीं पढ़ रहे हैं, ये संभव है, लेकिन हमारे पास जो विषय वस्तु है वो बेजोड़ है। ये विषय वस्तु आपको कहीं और दूसरी जगह नहीं मिलेगी। मैं इसके पीछे की वजह बता देता हूँ। देखिए, एक टीचर, एक एजुकेटर जब खुद उस एग्जाम की तैयारी करता है या उस एग्जाम को कवर कर रहा होता लगातार, जो कि वो बच्चों को गाइड कर रहा है,
तो हमेशा उसकी जो परफॉर्मेंस परसेंटेज है वो बढ़ जाता है। और मैं स्वयं लगातार एजुकेशन के सेक्टर में पिछले 7 साल से लगा हुआ, तो उसका बेनिफिट भी आप सबको मिलता है। इतने सारे एग्जाम्स देखे हैं, चाहे एज एस्पिरेंट देखा है या फिर एज अ टीचर कवर किया है, इतने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया है, तो उन सब का एक्सपीरियंस आपको दिया जाता है। और एक्सपीरियंस मैटर अ लॉट, बहुत ज्यादा मैटर करता है एक्सपीरियंस। अभी आप एक बार आपने पढ़ा होगा पाठ्यक्रम को, शायद पूरा नहीं पढ़ा होगा, एक बार, दो बार, तीन बार, जब आप मल्टीपल टाइम्स में आप सिलेबस को कवर कर लेते हैं ना, तब आपको वो कॉन्फिडेंस आता है जो आपके सामने बैठ करके मैं आपसे कह रहा हूँ। और जब आप दो तीन बार खुद से पढ़ लेंगे, आप खुद से पढ़ लीजिए, अपने आप से पढ़ लीजिए, लेकिन दो तीन चार बार पढ़ने के बाद आपको लगे कि नहीं यार ये पाठ्यक्रम बहुत आसान है, तो इस बिहाफ में मैं कह रहा हूँ कंटेंट आप लीजिए, पढ़िए इसको। संस्था कोई पास नहीं करवाती, संस्था केवल मार्गदर्शन करती है, टीचर केवल मार्गदर्शन करता है, और वो काम मैं बखूबी करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। ठीक है, तो फेथ रखिए और आगे बढ़िए। निश्चित तौर पे आप अपना का जो ड्रीम है उसको आप अचीव करेंगे। तो इनको जो उद्देश्य दिया गया था, मैंने कहा कि उच्च शिक्षा के उद्देश्य को भी निश्चित करना और साथ ही साथ पाठचर्या में सुधार के सुझाव देना। उच्च शिक्षा के पाठचर्या में, उच्च शिक्षा की पाठचर्या में सुधार के सुझाव देना, ये भी इनको जो है दायित्व दिया गया था। इसके साथ साथ और भी कई सारे काम दिए गए थे। वही आप बताइए कि उच्च शिक्षा का जो शिक्षण स्तर है, इसको उठाने के लिए और क्या हम कर सकते हैं। भारत में जो विश्वविद्यालय हैं, उनकी शिक्षा या फिर हम कह लें कि जो अनुबंधन शिक्षा है, इन सब पे आप अपनी समस्या जो है उसको लेकर के कुछ प्रकाश डालिए, स्पष्ट कीजिए बातों को। उच्च शिक्षा में जो प्राध्यापक है उनकी नियुक्ति कैसी होनी चाहिए, अध्यापकों का वेतन कैसा होना चाहिए, सेवा शब्द कैसा होना चाहिए, इन सब के संदर्भ में सुझाव देना। यानी एक लाइन में आप कहिए कि उच्च शिक्षा के प्राध्यापकों के विषय में सुझाव देना। उच्च शिक्षा के प्राध्यापकों के बारे में, प्राध्यापकों के संदर्भ में सुझाव। उच्च शिक्षा के प्राध्यापकों के संदर्भ में सुझाव। इसके साथ साथ छात्रों के लिए कल्याण योजना भी स्थापित करने का सुझाव इनसे मांगा गया था कि कैसे हम छात्र कल्याण के लिए काम कर सकते हैं। छात्र कल्याण के लिए योजना भी इनसे मांगी गई थी कि आप दृष्टिकोण में छात्रों का कल्याण कैसे हो सकता है। मैंने आपको बताया कि आयोग ने कई सारे माध्यमों से डाटा कलेक्ट किया। कई सारे माध्यम का मतलब है कि क्वेश्चनेयर का प्रयोग किया डाटा कलेक्ट करने में, इंटरव्यूज लिए बहुत सारी, लगभग इन्होंने 1000 व्यक्तियों के पास भेजा, 600 से ज्यादा प्रश्नावली भर करके लोगों ने रिटर्न भेजा। मतलब 1000 लोगों के पास इन्होंने क्वेश्चनेयर भेजा, क्वेश्चन का आंसर करने के लिए शिक्षा क्या चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, और लगभग 600 लोगों ने उनकी इन्वेंटरी का क्या किया, रिप्लाई किया। इस आधार पर मैंने आपको बताया कि 25 अगस्त 1949 को इस आयोग ने 747 पेजेस की अपनी जो रिपोर्ट है वो 18 भाग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सौंप दी। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए एक बार। यहां तक समझने में अगर किसी कोई कठिनाई परेशानी है तो आप बताइएगा। बताइए, किसी कोई समस्या। रिपोर्ट आ चुकी है। अब बात करेंगे कि रिपोर्ट में था क्या, एक्चुअल में व्हाट वाज इन रिपोर्ट, हम इसको लेकर के बात करें। तो हेडिंग डालिएगा कि राधाकृष्ण आयोग के सुझाव। राधाकृष्ण आयोग के सुझाव। राधाकृष्ण आयोग के सुझाव।
क्या सुझाव थे, इसके विषय में बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए, राधाकृष्ण आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो सबसे पहले आयोग ने कहा कि हमारी सिफारिशें जो हैं उन महत्वपूर्ण प्रमाणों और रचनात्मक सुझावों को मेंशन करती हैं जो हमको मिले हैं। हमने विश्वविद्यालयों के पुरुषों और स्त्रियों की आशाओं और आकांक्षाओं की व्याख्या करने का प्रयास किया है एवं उनकी जो अभिलाषाएं, आदर्शों को निश्चित और वित्त कैसा होना चाहिए, विश्वविद्यालय शिक्षा का संगठन ढांचा क्या होना चाहिए, इसके साथ साथ विश्वविद्यालयों में अधिकारियों को जो है कैसे रखा जाए, कौन कौन अधिकारी होगा, इसको लेकर के सुझाव इन्होंने दिया। फिर इसको लेकर के उच्च शिक्षा के लेकर के क्या उनका उद्देश्य होना चाहिए, इसको मेंशन किया इन्होंने। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, उसको लेकर के विचार दिया। स्नातकोत्तर शिक्षण और अनुसंधान को लेकर के भी सुझाव दिया इन्होंने। इसके साथ साथ जो आयोग है उसने उच्च शिक्षा का माध्यम क्या हो ये भी बताया। शिक्षकों के संदर्भ में भी सुझाव दिया इन्होंने, और न केवल शिक्षकों के संदर्भ में सुझाव दिया बल्कि टीचिंग लेवल भी बताया इन्होंने कि कैसे कैसे टीचिंग लेवल हो सकता है, विश्वविद्यालयों में शिक्षार्थी कैसे हो उसको लेकर के बात किया इन्होंने। और इसके साथ साथ जो व्यावसायिक और तकनीकी उच्च शिक्षा को लेकर बात किया, शिक्षक प्रशिक्षण की बात की गई, और इंजीनियरिंग तकनीकी शिक्षा की बात की गई, स्तरीय शिक्षा की बात की गई, विश्वविद्यालय शिक्षा का संगठन क्या हो, ढांचा क्या हो, इसको लेकर बात। तो कहने का मतलब ये है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने जो रिपोर्ट सबमिट किया वो 747 पेज की ऐसी नहीं थी। उसमें शिक्षा के हर एक पहलू को क्या किया गया था, हर एक पहलू को उसमें टच किया गया था, हर एक पहलू के ऊपर प्रकाश डाला गया था। तो हम लोग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी कि राधाकृष्ण आयोग को व्यापक तौर पर पढ़ने चल रहे हैं। आप सभी लोग हेडिंग डालिएगा, राधाकृष्ण आयोग के सुझाव। क्या क्या सुझाव थे उसको लेकर बात करते हैं। सबसे पहले तो ना शिक्षा का जो प्रशासन है उसको लेकर के, शिक्षा के प्रशासन और वित्त को लेकर के 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। शिक्षा के प्रशासन एवं वित्त संबंधी 6 प्रमुख सुझाव दिए। 6 सजेशंस इन्होंने प्रोवाइड किए। जो पहला सजेशन इनका था, अभी आप जब मैं बताऊंगा पहला सजेशन आपको तो आपके जहन में आ जाएगा अरे सर ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो पहला सजेशन इनका ये था कि शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए। अब प्रश्न ये बनता है, क्या बनता है कि किस आयोग की सिफारिश पर शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो सुझाव इनका था कि शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया जाए। या क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि किस आयोग ने सबसे पहले शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करने का सुझाव दिया। तो आप क्या बताएंगे कि सबसे पहले राधाकृष्णन आयोग ने शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करने का सुझाव दिया। अच्छा, शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल कब हुई, जरा आप लोग मुझे ये बता दीजिए। सुझाव तो इन्होंने दिया था लेकिन शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कब किया गया, ये आप बता दीजिए मुझे। बताइए कमेंट करके कि शिक्षा को समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया। एनीवन कैन आंसर? बहुत बढ़िया। शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, इसके द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। किसमें आ गई? शिक्षा आ गई समवर्ती सूची में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विशेष तौर पे उनके लिए जो पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। समवर्ती सूची में शिक्षा कहाँ आ गई? समवर्ती सूची में। शिक्षा अभी कहाँ पर है? तो शिक्षा अभी समवर्ती सूची में है। कैसे समवर्ती सूची में है या समवर्ती सूची में होता क्या है? तो समवर्ती सूची संविधान का एक ऐसा विषय है जिसमें जो भी बिंदु दिए होते हैं उनको लेकर के निर्णय करने का काम जो वो आपकी केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करती है। अच्छा एक बात बताओ, शिक्षा समवर्ती सूची में आ गई 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके पहले शिक्षा कौन सी सूची में थी? 1976 के पहले शिक्षा कौन सी सूची में शामिल थी? तो याद रखिएगा शिक्षा पहले किसमें थी? राज्य सूची का विषय थी। किसका? राज्य सूची का विषय। जो मूल संविधान है
मूल संविधान की राज्य सूची में शिक्षा दी गई थी। ठीक है, बाद में संशोधन करके इसको हम कहाँ ले आए, इसको हम समवर्ती सूची में ले आए। लेकिन समवर्ती सूची में शामिल करने का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था, तो ये आप याद रखिएगा कि समवर्ती सूची में शामिल करने का जो सुझाव है ये सबसे पहले राधाकृष्णन आयोग के द्वारा दिया गया था। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के आंतरिक प्रशासन के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय में विभिन्न समितियों का गठन किया जाए, उनके अधिकार और कर्तव्य क्षेत्र सुनिश्चित किए। यानी दूसरा पॉइंट ऐसे आप लिख लीजिएगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए समितियों के गठन का सुझाव। विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए समिति का गठन। विश्वविद्यालय किसी एक व्यक्ति से नहीं चलेगा, बल्कि इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हम एक प्रकार की समिति बनाएंगे। इन्होंने कहा संबंधित महाविद्यालय जो उनमें प्रशासन का जो उत्तरदायित्व होगा वो जो आपकी प्रबंध समितियां होंगी उनकी होगी। महाविद्यालयों में, ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा, महाविद्यालयों में प्रशासन का दायित्व प्रबंध समितियों को दिया जाएगा। ठीक है, अगली बात ये थी कि उच्च शिक्षा का जो वित्तीय भार है वो केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के करे। वित्तीय भार केंद्र व राज्य सरकार मिलकर वहन करें। विशेष तौर पर उच्च शिक्षा में जो खर्च आएगा उसको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिलकर के एक्सपेंस करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक और सजेशन जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, वो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका, मैं उसको अलग डिफरेंट कलर से लिख दे रहा हूं। वो क्या हो सकता है, वो बात ये थी कि उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों के कार्यों में एकरूपता लाने और हमारे जो विश्वविद्यालय उनसे जो संबद्ध महाविद्यालय हैं उनको अनुदान देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान समिति के स्थान पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया जाए। देख लीजिएगा कि विश्वविद्यालयों को अनुदान देने के लिए, जरा बताइए ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया कि नहीं, जो पॉइंट में लिख रहा हूं, विश्वविद्यालयों को अनुदान देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान समिति के स्थान पर विश्वविद्यालय अनुदान समिति के स्थान पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया जाए। अब आप ये जानते हैं कि ये जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, या ये जो पॉइंट में लिख रहा हूं, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया। तो इस बात को आप क्लियरली याद रखेंगे, कई बार पूछा गया एग्जाम में, इस बात को आप क्लियरली याद रखेंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है इसका गठन राधाकृष्णन आयोग के सुझाव पर किया गया। अब मैंने इसमें एक और शब्द का प्रयोग किया, आपने ध्यान दिया होगा, तो विश्वविद्यालय अनुदान समिति, ये जो विश्वविद्यालय अनुदान समिति है ना, विश्वविद्यालय अनुदान समिति का जो गठन है ये 1944 में किया गया। कब किया गया था? 1944 में किया गया था। और किसके सजेशन पर? तो ये सार्जेंट योजना के अंतर्गत प्रस्तावित था। ठीक है, तो सार्जेंट योजना के अनुसार 1944 में क्या बनाया गया था? विश्वविद्यालय अनुदान समिति बनाया गया था। और इस समिति को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रूप में ट्रांसफॉर्म करने का सुझाव जो है वो राधाकृष्ण आयोग के द्वारा दिया गया। तो यहाँ मैंने दो बातें रखी हैं और दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पॉइंट नंबर 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसके साथ पॉइंट नंबर 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये दोनों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 5 दोनों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो मैंने पहले पेज में ही आपको ऐसे बिंदु बता दिए जो कि सीधे तौर पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इनका छठा सुझाव क्या था प्रशासन को लेकर, उसको भी देख लेते हैं
वही 6 बिंदु इन्होंने सजेस्ट किए। छठवां क्या था? तो छठवां बिंदु इनका ये था कि विश्वविद्यालय महाविद्यालय में नए नए भवन बनाए जाए, प्रयोगशाला बनाई जाए, पुस्तकालय बनाए जाए, वाचनालय और खेलकूद की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे शॉर्ट में आप ले लीजिए कि पुस्तकालय का सजेशन दिया उन्होंने, पुस्तकालय, भवन, खेलकूद का मैदान, आदि के निर्माण का सुझाव दिया। ठीक है, तो ये तो राधाकृष्ण आयोग के वित्त और प्रशासन संबंधी सुझाव थे। क्या थे? वित्त और प्रशासन संबंधी सुझाव थे कि कैसे हम प्रशासनिक व्यवस्था को शिक्षा के देखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे विश्वविद्यालय शिक्षा का संगठन और ढांचा इन्होंने कैसे बताया। विश्वविद्यालय संगठन विश्वविद्यालय संगठन का ढांचा कैसे बताया इन्होंने कि आखिर विश्वविद्यालय प्रशासन जो इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कैसे इसको काम करना चाहिए। सॉरी, विश्वविद्यालय संगठन का ढांचा कैसे होना चाहिए। तो पहले उन्होंने बताया कि शिक्षा जो है ना, उच्च शिक्षा, इसको 3 भागों पर बांट देना चाहिए। क्या क्या? एक तो स्नातक हो, एक परास्नातक हो और एक शोधा स्नातक हो। ठीक है, शिक्षा की जो संरचना हो विशेषतौर पे हायर एजुकेशन, उसमें इन्होंने कहा एक तो स्नातक पाठ्यक्रम होने चाहिए। क्या होना चाहिए? स्नातक पाठ्यक्रम होना चाहिए। दूसरा परास्नातक होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? परास्नातक होना चाहिए। और तीसरा आपका जो है ये आपका शोध स्नातक वर्ष होना चाहिए, शोध स्नातक। ठीक है, इस प्रकार से हायर एजुकेशन को स्ट्रक्चर किया जाए। इन्होंने व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को ना 6 भागों में बांट दिया। क्या क्या? कॉमर्स, प्रौद्योगिकी, तकनीकी, मेडिकल, कानूनी और अध्यापक प्रशिक्षण। ठीक है, और जो उच्च शिक्षा थी इनको 3 वर्गों में बांट दिया। ऐसे समझिएगा कि उच्च शिक्षा को इन्होंने क्या किया, उच्च शिक्षा को 3 वर्गों में बांट दिया। एक वर्ग बनाया आर्ट का, जिसको आप कला वर्ग कहते हैं, एक बनाया कला वर्ग, एक बनाया विज्ञान वर्ग और एक बनाया तकनीकी शिक्षा वर्ग। कितने वर्ग हो गए? 3 वर्ग हो गए। ठीक है, जो उच्च शिक्षा थी इसके 3 वर्ग बताए, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग और तकनीक वर्ग। और जो व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा थी ना, उसको 6 वर्गों में बांटा। व्यावसायिक शिक्षा कितने भागों में? 6 भागों में बांटा। क्या क्या? का एक कॉमर्स हो जाएगा, एक आपका जो है कृषि हो जाएगा, एक प्रौद्योगिकी हो जाएगा, एक आपका मेडिकल हो जाएगा, एक आपका कानूनी शिक्षा और एक आपकी अध्यापक शिक्षा। कृषि, कृषि के साथ साथ वाणिज्य, और वाणिज्य के बाद आपका प्रौद्योगिकी और तकनीकी, इसको शामिल किया। और इसके बाद मेडिकल शिक्षा, फिर कानूनी शिक्षा और कानूनी शिक्षा का अध्यापक प्रशिक्षण। ठीक है, ये 6 भागों में व्यवसायिक शिक्षा को क्या कर दिया, बांट दिया। एक महत्वपूर्ण चीज याद रखिएगा, इन्होंने कृषि कार्यों के लिए कृषि विश्वविद्यालय खोलने का सुझाव दिया। ये आपसे पूछेगा, तो कृषि विश्वविद्यालय खोलने का जो सुझाव है वो भी इसी के अंतर्गत शामिल हुआ, कृषि विश्वविद्यालय खोलने का सुझाव, या आप ग्रामीण विश्वविद्यालय भी कह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय ग्रामीण विश्वविद्यालय खोलने का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? तो याद रखेंगे कि राधाकृष्ण आयोग द्वारा। ठीक है भाई, ये इन्होंने सुझाव दिया कि कृषि विश्वविद्यालय और ग्रामीण विश्वविद्यालय खोले जाएं। कहां पर? गांव स्तर पर। ठीक है, अब विश्वविद्यालय की जब आप बात करेंगे तो इन्होंने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बताया। इन्होंने कहा कि सबसे पहले ऊपर क्या होगा, विश्वविद्यालय के अधिकारी कैसे काम करेंगे।
और वही आप देखें कि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिले, विश्वविद्यालय के अधिकारी कैसे काम करेंगे। अभी आप देखिए यहाँ जो बिंदु मैं आपको बताने चल रहा हूँ ना, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको बनते हैं। अच्छा बताइए कि विश्वविद्यालय का सबसे प्रमुख कौन होता है? जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनका प्रमुख क्या कहलाता है? केंद्रीय विश्वविद्यालयों का जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? बताइए मुझे, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के मुखिया को क्या कहा जाता है? बिल्कुल, पीजीटी का सिलेबस भी है। विश्वविद्यालय के अधिकारी कैसे काम करेंगे या क्या पदाधिकारी होगा, उसको लेकर के भी इन्हें सुझाव दिया। ठीक है। अब जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होता है उसका जो सबसे प्रमुख होता है ना, सबसे हेड जो होता है केंद्रीय विश्वविद्यालय, वो आपका विजिटर होता है। ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय विश्वविद्यालय का यहाँ जो मैं आपको बता रही केंद्रीय विश्वविद्यालय का बताऊं, थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा, राज्य विश्वविद्यालय का भी बन जाएगा। ठीक है। सबसे प्रमुख कौन होता है? सबसे ऊपर का विजिटर होता है। कौन होता है? विजिटर होता है। और विजिटर कौन होता है? ये देश का राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? देश का राष्ट्रपति। इससे नीचे कौन काम करता है? इससे नीचे काम करते हैं कुलपति, काम करते हैं। कौन काम करते हैं? कुलपति, जिनको आप चांसलर बोलते हैं, चांसलर। और ये जो विजिटर मैंने आपको बताया ना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों का सबसे उच्च पद क्या होता है। तो याद रखिए सबसे उच्च पद है ये क्या है? ये सबसे उच्च पद है। क्या है? ये सबसे उच्च पद है। विजिटर से नीचे आपके कुलपति होते हैं और कुलपति से नीचे आपके उप कुलपति होते हैं, उप कुलपति होते हैं, वाइस चांसलर होते हैं। ठीक है। ये कौन होता है? वाइस चांसलर होता है। अच्छा, कुलपति कहाँ काम करते हैं, एक चीज ये भी जान लीजिए। कुलपति जो होता है सामान्यतः ये आपका, ये राज्यों का राज्यपाल होता है। राज्यों का राज्यपाल होता है। और मैं आपको कहूं तो ये आप समझिएगा कि राज्यों का राज्यपाल जो होता है कुलपति, ये राज्य विश्वविद्यालयों के लिए कार्य करता है। राज्य विश्वविद्यालयों का सबसे उच्च पद। मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय का सबसे उच्च पद पूछेगा तो क्या बताएंगे? विजिटर। और राज्य विश्वविद्यालयों का सबसे उच्च पद पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? कुलपति बताएंगे। कुछ लोग कुलाधिपति भी कहते हैं, आप कह सकते कुलपति या कुलाधिपति कह सकते हैं। लेकिन राज्य विश्वविद्यालयों का जो कुलपति होता है वो भैया क्या होता है? राज्यों का राज्यपाल होता है। ठीक है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को या नहीं समझ पा रहे हैं? लिखा तो हम ऐसे नहीं है, लिखा तो हम ऐसे ही रहे। अब आपकी मर्जी, लिखना चाहें तो लिखें, नहीं लिखना चाहें तो मत लिखिए। अच्छा, ये जो इतना डीप नॉलेज वाला आपको लाभ मिल रहा है ना, ये बहुत जल्द रिवीजन बैच में मिलना बंद हो जाएगा। क्योंकि अगर हम अपनी प्योर चीजों को रिवीजन बैच में ही बता देंगे, जो हमारी बिल्कुल प्योर चीजें जहां से क्वेश्चन लगातार एग्जाम में छपते हैं, तो फिर वो मेन स्ट्रीम वाले जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे बेचारे? फिर कहेंगे सर 10 रुपए वाला हम रिवीजन बैच नहीं ले लें, है ना? तो ये क्रीम चीजें हैं जो आपको हमारे पाठ्यक्रम में ओरिजिनली मिलती हैं। और सही अर्थों में पढ़ना हम लोगों ने आज से स्टार्ट किया है। ईमानदारी से कहें तो सही अर्थों में पढ़ना हमने आज से स्टार्ट किया है। क्योंकि हम उन चीजों को लेकर के चल रहे हैं जो एग्जाम में आपको मिलता है। अभी 40 मिनट का सेशन हुआ है। 40 मिनट के सेशन में आपको 3-4 ऐसे पॉइंट मिल चुके हैं जो कि लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझ रहे हैं? अब देखिए, अगर आप इन बातों को याद रखेंगे, इनको समझेंगे, तो एग्जाम में आपको लाभ, इसका लाभ मिलेगा। नहीं समझेंगे, नहीं याद रखेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन हम तो कहेंगे ही ना कि हमने भाई पढ़ाया था।
समझ रहे हैं? तो उप कुलपति के नीचे कौन आ जाएगा? यही तो लिखा गया नजमा कि देश का राष्ट्रपति विजिटर होगा, ये केंद्रीय विश्वविद्यालयों में होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। ठीक है, सबसे उच्च पद केंद्रीय विश्वविद्यालय का। अब क्लियर हो जाएगा, केंद्रीय विश्वविद्यालय का। ठीक है, सबसे उच्च पद केंद्रीय विश्वविद्यालय का विजिटर होगा, और ये कौन होगा? देश का राष्ट्रपति होगा। हालांकि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में देश के राष्ट्रपति से नीचे कुलपति काम करते हैं, क्योंकि अब राष्ट्रपति तो हर विश्वविद्यालय में जाएगा नहीं, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में तो हर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में क्या होता है? कुलपति होता है। लेकिन जब राज्यों के संदर्भ में कुलपति की बात करेगा तो राज्यों का जो राज्यपाल होता है वो राज्य विश्वविद्यालयों का सबसे उच्च पद होता है, कुलपति। और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सेकंड नंबर की हैसियत होती है इनकी। समझ रहे हैं? केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपति की जो रिपुटेशन होती है वो सेकंड नंबर की होती है। और जब राज्य विश्वविद्यालयों के संदर्भ में इसको बात करें, किसके विषय में? राज्य विश्वविद्यालयों के विषय में बात करेंगे, तो राज्य विश्वविद्यालय में सुपर पावर होता है आपका कुलपति। राज्य विश्वविद्यालयों के संदर्भ में कुलपति कौन बनता है? राज्यों का राज्यपाल बनता है। और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के संदर्भ में जो कुलपति होता है उसकी अपॉइंटमेंट की जाती है, उसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अब राज्य विश्वविद्यालयों में सेकेंड रेपुटेशन वाला जो व्यक्ति होता है वो आपका उप कुलपति होता है, वाइस चांसलर होता है। राज्य विश्वविद्यालयों में जो सेकंड रेपुटेशन के साथ आपका व्यक्ति होता है वो आपका उप कुलपति होता है। ठीक है, जिसको आप वाइस चांसलर कहते हैं, वाइस चांसलर। और ये वाइस चांसलर क्या होता है? ये विश्वविद्यालयों में होता है। ठीक है, वाइस चांसलर से नीचे जो काम करेंगे, इन्होंने बताया था वो सीनेट बताया था। क्या बताया था इन्होंने? इन्होंने अपने टाइम पर सीनेट बताया था कि हमारे पास क्या होंगे? सीनेट के सदस्य होंगे। और जो सीनेट का सदस्य होगा ना, अच्छा एक चीज और याद रखिए, उप कुलपति होगा ना, वाइस चांसलर, इसका पूर्णकालीन पद होता है। इसका पद कैसा होता है? पूर्णकालीन होता है, क्योंकि इसका एक फिक्स टाइम होता है। और उस फिक्स टाइम पर ना उतने दिन तक इसको वाइस चांसलर के तौर पे सर्विस देनी होती है। अब सीनेट जो है, ने बताया कि सीनेट के सदस्यों की संख्या जो है 100 से अधिक नहीं होगी। राधाकृष्णन आयोग ने बताया कि सीनेट के सदस्यों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी। 100 से अधिक नहीं होगी। इसमें से कुल सदस्यों के आधे, जितने भी सदस्य होंगे सीनेट के, उसमें कुल सदस्यों का आधा जो है वो विश्वविद्यालय परिसर से बाहर का होगा, विश्वविद्यालय से बाहर की होगी। विश्वविद्यालय से बाहर के लोगों को इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? इसके साथ साथ इन्होंने बताया कि सीनेट से नीचे एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल काम करेगी, जिसको आप कहें कार्यकारिणी परिषद काम करती है। क्या काम करती है? कार्यकारिणी परिषद काम करेगी। कार्यकारिणी परिषद काम करेगी, ये इन्होंने बताया। इसमें कहा कि कार्यकारिणी परिषद जो होगी, इसमें 20 और शिक्षण संबद्ध महाविद्यालयों की परिषद से अधिक 25 सदस्यों, यानी 20 से 25 के बीच में मैक्सिमम कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या हो सकती है। कितनी हो सकती है? 20 से 25 सदस्य संख्या हो सकती है। इसके बाद विभाग काम करेंगे। इसके बाद विश्वविद्यालयों में क्या होंगे? विभाग होंगे। विभागों के बाद अध्ययन समितियां, अध्ययन समितियां होंगी। और अध्ययन समितियों के बाद आप देखेंगे कि वित्त समिति होगी, फाइनेंस समिति होगी, वित्त समिति होगी, और फिर आपकी चयन समिति होगी, सिलेक्शन कमेटी होगी, चयन समिति होगी। ठीक है, ये कार्यकारिणी परिषद और विभागों के बीच में आपकी शैक्षणिक समिति काम करेगी, ये भी ध्यान दीजिएगा। इन दोनों के बीच में एक और समिति, जिसको हम शैक्षणिक समिति कहते हैं, ये भी काम करेगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहां से हुई? सबसे पहले विजिटर, फिर कुलपति, उप कुलपति, सीनेट, कार्यकारिणी परिषद, शैक्षणिक समिति, विभाग, अध्ययन समितियां, वित्त समितियां और चयन समितियां। इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड किया गया, किसके द्वारा? राधाकृष्णन आयोग के द्वारा प्रोवाइड किया गया विश्वविद्यालयों के स्ट्रक्चर को लेकर। बताइए, यहां तक की बातें क्लियर है सभी को? कोई प्रॉब्लम?
बताइए। यहां तक की चीजें क्लियर है ना? ठीक है, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। तो ये तो इनका प्रशासनिक स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसको लेकर के इन्होंने, और अधिकारियों का क्या संबंध होगा, कैसे ये काम करेंगे, इसको लेकर के इन्होंने कुछ बातें क्या कर दी, बिल्कुल स्पष्ट कर दी। अब इसके बाद देखिए, इन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा जो दी जाएगी बच्चों को, उस उच्च शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा। उच्च शिक्षा का उद्देश्य यानी कि एम फॉर हायर एजुकेशन क्या होगा, इन्होंने क्या बताया उसको लेकर के बात करते हैं। क्योंकि अभी आपने देखा कि इनको इस बात का वही दायित्व दिया गया था ना, कि आपको क्या करना है, आपको उच्च शिक्षा के विषय में उद्देश्यों का अध्ययन करना है, ये भी करने के लिए कहा गया था। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि व्यक्तित्व का निर्माण किया जाए। उच्च शिक्षा के उद्देश्य क्या होना चाहिए, व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए, और समाज सुधार होना चाहिए। इसके साथ साथ ज्ञान का समन्वय होना चाहिए, ज्ञान का समन्वय कराया जाए, और ज्ञान के समन्वय के साथ साथ आप देखेंगे नेतृत्व का निर्माण किया जाए, नेतृत्व का निर्माण किया जाए कि लीडरशिप तैयार की जाए। जो राष्ट्रीय विरासत है उसको क्या रखा जाए, राष्ट्रीय विरासत को अक्षुण्य रखा जाए। यानी कि इसका शिक्षा इस प्रकार से दी जाए कि राष्ट्रीय विरासत जो है वो क्या रहे, वो भी आपकी प्रमुखता के साथ बनी रहे। लोगों को अपनी संस्कृति, अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए, और उसको लेकर के हमें काम करना होगा। साथ ही साथ प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करने वाली शिक्षा हम दें। शिक्षा ऐसी उच्च शिक्षा जो प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करे। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो अध्यापक कल्याण के लिए काम करे। इस प्रकार से इन्होंने कई सारे जो अपने उच्च शिक्षा के उद्देश्य बताए। ठीक है भाई, आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा के उद्देश्य हमने आपको बता दिया। अब इस विषय में बात करेंगे कि आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए उच्च शिक्षा का। पाठ्यक्रम उच्च शिक्षा के अनुसार, आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए। इन्होंने बताया कि स्नातक वर्ष के जो पाठ्यक्रम है वो 3 वर्ष के रखे जाए। स्नातक पाठ्यक्रम को 3 वर्ष का रखा जाए, और स्नातकोत्तर अवधि जो है इसको 2 साल, यानी कि जो पीजी आपकी है स्नातकोत्तर, इसको 2 वर्ष का रखा जाए। और जो आपका ऑनर्स कोर्स होते हैं ना, ऑनर्स वाले कोर्स, उनको 1 साल का रखा जाए। ठीक है, इन्होंने बताया कि स्नातक स्तर पर अंग्रेजी भाषा और राष्ट्रभाषा की शिक्षा अनिवार्य रखा जाए। दोनों भाषाएं, यानी कि अंग्रेजी भी पढ़ाई जाए हायर एजुकेशन लेवल पर, और अंग्रेजी के साथ साथ क्या पढ़ाई जाए, राष्ट्रभाषा हिंदी भी बच्चों को पढ़ाई जाए। दोनों प्रकार की भाषाओं के पाठ्यक्रम दिए जाए। व्यावसायिक और तकनीकी वर्ग के भी इन्होंने जो है पाठ्यक्रम सुझाव। इसके साथ साथ माध्यमिक कक्षाओं में कौन कौन सी भाषा, चाहे मातृभाषा की बात कर ले अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान, संगीत, चित्रकला, कृषि, वाणिज्य, गृह विज्ञान, शिल्पकला, सामाजिक अध्ययन, ऐसे विषयों को उन्होंने माध्यमिक स्तर बच्चों को पढ़ाने का सुझाव दिया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि राधा कृष्ण आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, यानी कि उच्च शिक्षा किस भाषा में प्रोवाइड की जाए, उच्च शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए।
राधाकृष्णन आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, यानी कि कौन सी भाषा में, कौन से माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इनका मानना था कि उच्च शिक्षा जो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 3 भाषाएं पढ़ानी होगी। ज्यादातर आपको क्या करना होगा, 3 भाषाएं पढ़ानी होगी। जो त्रिभाषा सूत्र जिसको हम कह सकते हैं कि हायर एजुकेशन को लेकर के त्रिभाषा सूत्र, लेकिन केवल और केवल उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि त्रिभाषा सूत्र का सुझाव किसने दिया, शिक्षा के सभी स्तरों पर, तो वो काम कोठारी आयोग के द्वारा किया गया था। यहाँ इन्होंने केवल और केवल उच्च शिक्षा के लिए की बात किया था, और जो त्रिभाषा थी उसमें से एक भाषा क्षेत्रीय भाषा का सुझाव इनके द्वारा दिया गया था कि एक रीजनल लैंग्वेज पढ़ाया जाए, और एक जो है एक नेशनल लैंग्वेज पढ़ाया जाए, इनकी राष्ट्रीय भाषा एक पढ़ाई जाए, एक राष्ट्रीय भाषा पढ़ाई जाए, और एक आपको अंग्रेजी पढ़ाई जाए, यानी कि इंटरनेशनल लैंग्वेज आपको पढ़ाई जाए। तो इस प्रकार का सजेशन जो है ये राधाकृष्ण आयोग के द्वारा दिया गया था भाषाओं को लेकर के, कि 3 भाषाओं में आपको जो है क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा और अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। जहां तक अध्यापकों की बात किया जाए, तो अध्यापकों को लेकर के भी इन्होंने अध्यापकों की नियुक्ति या फिर उनके पदोन्नति की प्रक्रिया या उनके जो वेतनमान है, इन सबको इन्होंने क्या किया, स्पष्ट किया कि भाई अध्यापकों की नियुक्ति कैसे की जाए, उसकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, या फिर अध्यापकों की पदोन्नति कैसे होनी चाहिए, उनके पे स्केल क्या होने चाहिए, इस प्रकार की चीजों को बताया। और इन्होंने शिक्षकों को कुल मिलाकर 5 कैटेगरी में बांटा। ध्यान रखेंगे कि इन्होंने शिक्षकों को कुल मिलाकर 5 कैटेगरी में बांटने का काम किया। तो 5 कैटेगरी क्या क्या थी देखिएगा। इनका एक तो आपका क्या होगा, प्राध्यापक होगा, प्राध्यापक जिसको आप क्या बोलेंगे, प्रोफेसर बोलेंगे। दूसरा इनका एक आपका रीडर होगा जिसको आप प्रवाचक बोलते हैं, प्रवाचक, रीडर। फिर एक आपका होगा व्याख्याता जिसको आप लेक्चरर बोलते हैं, व्याख्याता, लेक्चरर। लेक्चरर बोलेंगे। एक आपका शिक्षक होगा जिसको आप इंस्ट्रक्टर बोलेंगे या टीचर बोल लीजिए आप। एक आपका होगा शोधकर्ता, शोधकर्ता जिसको आप बोलते हैं रिसर्च फेलो। ठीक है, तो सबसे निम्न क्या है आप समझिए, 5 कैटेगरी जो है उसमें सबसे निम्न क्या है, रिसर्च फेलो है, फिर आपका टीचर, फिर आपका लेक्चरर, फिर आपका रीडर और फिर आपका प्रोफेसर। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग अभी से जो है अपने नाम के आगे, यूट्यूब की दुनिया में कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो अपने नाम के आगे प्रोफेसर लिखते हैं। वो क्या लिखते हैं, वो प्रोफेसर लिखते हैं। भैया मैं आपको बता दूं कि सीधे प्रोफेसर कोई नहीं बनता है, वो आपको बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं ऐसे लोग जो अपने नाम के आगे प्रोफेसर सीधे तौर पे लिख रहे हैं। क्योंकि पहले आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना पड़ेगा, प्रोफेसर बनने के लिए पहले आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना पड़ता है, फिर पदोन्नति की प्रक्रिया होती है और सारी प्रक्रिया आपके अनुभव लिए जाते हैं, तब आप प्रोफेसर होते हैं। लेकिन कुछ लोग बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए अपने नाम के आगे सीधे प्रोफेसर लिख रहे हैं, और बच्चे भी ठहरे वैसे ही, बेचारों को अभी उतनी जानकारी है नहीं इस मामले की, तो मान लेते हैं कि हाँ ये प्रोफेसर है। प्रोफेसर नहीं, सीधे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रक्रिया से होकर गुजरते हैं। हालांकि विश्वविद्यालयों के अपने रूल्स होते हैं, लेकिन फिर भी सीधे तौर पे आपको प्रोफेसर बनने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो एक्सपीरियंस असिस्टेंट प्रोफेसर का होना चाहिए। नहीं मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। हाँ नहीं देखो, प्रोफेसर बनने की प्रक्रिया में हो, तैयारी करो, ये अलग मामला है। जब तक आप बनोगे नहीं, क्योंकि एक ऐसा नहीं कि प्रोफेसर बनने में 5 साल लगते हैं, 5 साल का कोई कोर्स है या 3 साल का कोई कोर्स है कि आप प्रोफेसर बन रहे हो तो आपने उसमें एडमिशन लेते ही आपने लिख दिया कि हम प्रोफेसर। आप ऐसे नहीं लिख सकते हो। जो पीएचडी वाले हैं
आपकी एनरोलमेंट हो गई है, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका काम चल रहा है, नो डाउट आपकी पीएचडी कंप्लीट होनी है। ये जेन्युइन सी बात है कि आपका एनरोलमेंट है, आपका रजिस्ट्रेशन है, आप उस पर काम कर रहे हैं, आपकी थीसिस सबमिट होने को है, आपने कई सारे जो है उसको रिव्यू जमा कर दिया, आपने प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट कर दिया, तो आप अगर आपका सबमिट होने को थीसिस, तो फिर आप पीएचडी को लिख सकते हैं। पर अगर आपने अभी एडमिशन ही नहीं लिया, आपकी पीएचडी में एनरोलमेंट ही नहीं हुआ, आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ, अभी आपने प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं सबमिट की है, तो फिर अगर आप डॉक्टर लिख रहे तो आप उल्लू बना रहे हैं लोगों को, है ना। तो दुनिया बड़ी आगे है, और जो जो तरीका जिसके पास है वो तरीका अपना सकते हैं। बिल्कुल। तो पूरी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अपनाए बिना आप जो है अपने नाम के आगे प्रोफेसर नहीं लिख सकते हैं। लेकिन ये कि कुछ लोग बच्चों को प्रभावित करने के लिए अपने नाम के आगे इस प्रकार की टिप्पणी जरूर लिखते हैं कि भैया हम प्रोफेसर बन गए, चाहे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम नहीं निकला हो, लेकिन वो प्रोफेसर अपने नाम के आगे लिख ले रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप लोग अपने अंतर मन से एक बार क्लैपिंग कर दीजिएगा कि ये विचित्र प्राणी है और अलग बोले से निकल करके ये लोग आए हैं, जो कि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बने नहीं और नाम के आगे प्रोफेसर लिखने लगते हैं। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल इस वाले सेशन में हम लोग अपनी चर्चा को यहीं पे विश्राम देंगे। हमारी आपकी मुलाकात अगले सेशन में होगी, एपिसोड 2 में होगी। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। ठीक है, सभी को नमस्कार।